सब स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कल्ट की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, इस तरफ जाओगे ही जाओगे अपने जीवन में, क्योंकि वो उनके कार तत्व है, है ना। तो इस तरह आप जाओगे। हम 2 मिनट प्रेयर कर लेते हैं और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। विजय, हेलो विजय। पूनम मैम, इसको ना क्लाउड पर रिकॉर्ड कर देना। अपने क्लाउड पे ही डाल रखा है ना? नितेश जी मैंने क्लाउड पे ही डाला है। ठीक है मैम, फिर मैं निकल रहा हूँ, आप मैनेज कर लीजिए। हाँ जी मैं कर लूंगी। पिछली बार हमने भृगु चक्रपत्ति की थी कि भृगु चक्रपत्ति से टाइमिंग ऑफ इवेंट को कैसे हम 1 ईयर निकाल सकते हैं, ईयर को कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। जब भी हमारे पास कुंडली आए, सबसे पहले पंचांग का पंचांग देखिए। सारा पंचांग क्या है, लगन, लग्नेश, चंद्र राशि, चंद्रमा की स्ट्रेंथ हम जैसे देखते हैं। और फिर उसके बाद हमें जब मोटा मोटा पता लग जाता है कि करियर कैसा है, शादी कैसा है, हेल्थ कैसा है, हम खुद जज कर लेते। जब तक अगला हमसे क्वेश्चन ना पूछे ना, तब तक ज्यादा मुंह नहीं खोलना है। जब तक जितना हमसे पूछा जाए उतना, एक्चुअली क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में कि जो पूछा जाता है ध्यान उस तरफ ही चला जाता है। कोई शादी का पूछता है तो हम 7th हाउस, शुक्र 7th हाउस के स्वामी की तरफ ही सारा ध्यान चला जाता है और दिखती भी नहीं है चीजें। तो जब तक कि ये नहीं कहा जाए कि आप पूरा चार्ट बता दीजिए लिख के या पूरा, तब तक जितना उन्होंने पूछा है वहां तक ही देखिए। अपनी प्रैक्टिस के लिए हम, अगर हमारा नोन है, क्लोज पर्सन है, तो हम पूछ सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पर बहुत ज्यादा हम नहीं इंटरफेयर कर सकते। तो हमने तो जब ये सब देख लें कि शादी कैसी है, करियर कैसा है, हेल्थ कैसी है, तो सबसे पहले भृगु चक्रपत्ति से कौन सा ईयर इस वक्त एक्टिवेशन में है, हमें पहली चीज ये देखनी कि भृगु चक्र पद्धति में कौन सा ईयर एक्टिवेशन में है। या जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शादी का पूछ रहे हैं, तो अगले साल में शादी के चांस बीसीपी दिखा रही है या नहीं। बीसीपी दिखाएगी ना शादी के चांस अगले, कि कौन से हाउसेज एक्टिवेशन हो रहे हैं, है ना, कि कौन सा वो दिखा रही है या नहीं। तो ये देखने के बाद हम लोग फिर लगाते हैं विंशोत्तरी दशा। इसको हम आज करेंगे कि विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी दशा का जो पहला रूल है, जो सभी बुक्स के अंदर, मतलब सब जगह जिसको दिया गया है, पहले हम वो करेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली उसको सब लोग इतना फोकस नहीं करते या इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगले अपने सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। तो विंशोत्तरी का जो पहला नियम है वो ये है, तारा बल से देखते हैं कि तारा बल का मतलब है कि तारा के हिसाब से हमारे जन्म तारा मतलब हमारा नक्षत्र, जन्म नक्षत्र जो चंद्रमा इस नक्षत्र में है, उससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जिसका मैंने अभी तरीका लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगी कि उसको उस वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले लास्ट क्लास में मेरे को पूछा था कि हम D9 और D10 कब देखें, कितना देखना है रीजनल चार्ट्स को विंशोत्तरी दशा से पहले। मैं वो डिस्कस जवाब दे दूं, वो रह गया था उस वक्त कि D9 और D10 को हमें कितना देखना चाहिए, है ना। जब तक हमें D1 में अगर क्लियरिटी हो गई है, जो क्वेश्चन पूछा गया, तो इतना ज्यादा D9 D10 में आप मत जाइए। मैंने बोला था क्योंकि हमें इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि D1 से ही हमें सब कुछ दिख जाए, ठीक है। अगर D1 में हमें नहीं समझ आता है, नेचुरल कई बार क्या होता है कि नेटिव अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, जब हम उनको कंसल्ट करते हैं, तो हम चार्ट खोल के समझ रहे होते हैं कि ये चार्ट में क्लियर D1 में दिख जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं दिखता है ना। तब हम देखते हैं कि अगर उसके लाइफ में ये शादी में आ रही दिक्कत है या करियर में दिक्कत आ रही है, जो वो कह रहे हैं वो क्या हमें क्लियर दिख रहे हैं, D1 में नहीं दिख रहे हैं, फिर हम D9 D10 में उसको देख सकते हैं। किसी भी रीजनल चार्ट के लिए, जैसे लगन चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना फर्स्ट हाउस लगन, वैसे ही हर
डिविजनल चार्ट में उसका लगन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से D1 मैं दिखाऊंगी भी अभी, जिस तरह से D1 राशि चार्ट के अंदर पहला घर जिसको लगन बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से रीजनल चार्ट में जो भी हम देखें, चाहे D9 देखें, चाहे D10 देखें, चाहे D7 देखें, D9 देखा जाता है सभी चीजों के लिए, मोटा मोटा बोला जाता है शादी के लिए, लेकिन उसको सभी चीजों के लिए देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद D10 देखा जाता है कैरियर के लिए, D7 देखा जाता है संतान के लिए कि संतान होगी कि नहीं होगी, D2 देखा जाता है धन के लिए, हमारे पास कितना धन होगा, D4 देखा जाता है प्रॉपर्टी के लिए। इस तरह से ये सारे देखे जाते हैं, लेकिन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लगन। उसके बाद दूसरे नंबर में वो चीज जो हमें देखनी होती है, जैसे D9 में शादी देखते हैं, D9 से शादी देखा जाता है। शादी कौन से हाउस से देखा जाता है? 7th हाउस से। तो दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा हुआ उस रीजनल चार्ट का? 7th हाउस। D10 में करियर देखा जाता है, तो पहला इंपॉर्टेंट हाउस हो गया लगन, और दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा हो? 10th हाउस। क्यों? क्योंकि 10th हाउस से कैरियर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो D7 संतान के लिए देखा जाता है। अगर D7 का लगन लग्नेश अच्छा है तो संतान आपके जीवन में है। ठीक है, लेकिन उसके बाद और डीप में देखना हो तो D7 का पंचम हाउस, क्योंकि पंचम से संतान देखी जाती है। हर रीजनल चार्ट का लगन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे लगन देखा जाता है। मैं रीजनल चार्ट को इसलिए थोड़ा सा लेट क्यों बता रही हूँ कि जब तक हमारा समय एकदम सही ना हो, रीजनल चार्ट अच्छे से मतलब एक्यूरेट नहीं बनते, क्योंकि माइनर डिफरेंस पे चेंज हो रहे होते हैं ना वो। अगर समय ठीक है तो ठीक है, अगर समय नहीं सही है तो रीजनल चार्ट की जो लगन है वो सही नहीं बनती। कुछ मिनट जैसे कुछ ही समय में रीजनल चार्ट, जैसे D9 है, D9 3 डिग्री 20 सेकंड 20 मिनट पे चेंज हो जाता है। 3:20 पे एक नक्षत्र पदा पे D9 का लगन चेंज हो जाएगा। ठीक है, D10 का सिर्फ 3 डिग्री पे चेंज हो जाता है। तो जब तक किसी का बर्थ टाइम एक्यूरेट ना हो तो रीजनल चार्ट उतने एक्यूरेट कंसेप्ट नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा ये करती हूँ फोकस कि हम D1 से ही सब कुछ देख लें। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक बार खुली में दिखाती हूँ कि कैसे हमें, जब हमें, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, कि जब हमें समझ ना आए कि D1 में समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैं कल दिन पहले मैंने एक चार्ट देखा था, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है, क्लियर दिख रही है? हाँ मैडम। ठीक है, हाँ जी मैडम। हाँ जी, ये कैंसर लगन का कर्क लगन का चार्ट है। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था बालवकरण देखिए पहले, सबसे पहले जो भी पंचांग का जो पार्ट अपने को देखना है वो सबसे पहले देखिए। पंचांग के अंदर तिथि का स्वामी बनता है सूर्य, और वार का स्वामी बनता है शुक्र, नक्षत्र है आद्रा, योग है सौभाग्य, और करण है बालव। बालवकरण के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जिस तरह से चंद्रमा की स्ट्रेंथ घटती बढ़ती रहती है, अगर किसी का बालवकरण है तो करियर में सेम वही उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। ये पॉइंट एक मैंने बताया था जब मैंने बालवकरण पढ़ाया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया कि बालवकरण का स्वामी चंद्रमा होता है। करियर का ही क्वेश्चन था, बालवकरण का स्वामी चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा इनका चांस है, हम लोग चांस बताते हैं, है ना, हम लोग आज टाइम में एक्यूरेसी भी आ जाती है। अगर बालवकरण है, पहली चीज ये पता लग गई कि चंद्रमा है, तो करियर का ही क्वेश्चन अपने पास आया है, तो करियर में कुछ ऊपर नीचे रहेगा, बालवकरण अपने को शो करता है। ठीक है, तो बालवकरण की फिर हमने क्या, दूसरा पॉइंट होता था हमारा कि उस मून की सिचुएशन देख लीजिए, क्या दशम से संबंध बना रहा है या नहीं, करण का स्वामी क्या दशम से संबंध बना रहा है क्या नहीं।
दशम से संबंध बन रहा है, आप लोग देख लीजिए। दशम का स्वामी बनता है मंगल और चंद्रमा बैठे हैं एक थर्ड लेवल का बनता है कि चंद्रमा जहां बैठे हैं उसका, सॉरी, मंगल जहां बैठे हैं उसका स्वामी शनि जाके चंद्रमा के साथ बैठा है 12th हाउस के अंदर, जो इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने थर्ड लेवल का, फर्स्ट लेवल का नहीं है कि दशमेश के साथ में बैठे हैं या वैसे। तो करियर में बहुत चेंजेस है, ठीक है। अगर मैं पंचांग को साइड पे कर दूं, मैं पंचांग नहीं देखूं, मैंने आपको नहीं सिखाया पंचांग, तो आप इस कुंडली में देखेंगे कि दशम भाव का स्वामी मंगल उच्च का बैठा है। दशम भाव का स्वामी मंगल उच्च का बैठा है। तो पहली, पंचांग को साइड कर दीजिए, बालव करण को साइड पे कर दीजिए, तो पहली चीज तो आप ये बोलोगे ना, करियर अच्छा होना चाहिए। सिंपल सी चीज है, आप लोग सभी बोलोगे ये चीज, मैं भी हूं, मैं भी बोलूंगी कि दशम भाव का स्वामी मंगल उच्च का जाके 7th हाउस पे, और बीपीएचएस भी यही बोलती है, वृत्त प्राशन होरा शास्त्र का सूत्र है कि कर्क लगन वालों के लिए अगर दशम भाव का मंगल उच्च का होके 7th भाव में बैठा जाए तो जातक बहुत बड़े पद पर या बहुत बड़ा सेना अध्यक्ष बनता है। ये बीपीएस में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, एकदम साफ, ठीक है। तो फिर तो ये सब कुछ लगना चाहिए था, अगर मैं पंचांग को साइड पे कर देती हूँ। एज सच ऐसी कोई एक केतु की दृष्टि है मंगल के ऊपर, और इतनी कोई स्ट्रॉन्ग एक ही दृष्टि है ना, ठीक है। और वीनस बैठा, वीनस भी जो जो दशम भाव में ग्रह बैठा है वीनस, उस पे भी किसी की दृष्टि नहीं है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि है जो खुद दशमेश है, उस पे भी करियर। अगर मैं जनरल इस कुंडली को एनालाइज करूं, जनरल नॉर्मल बेसिक लेवल पे, तो आप लोगों को सब ये बोलोगे कि करियर अच्छा होना चाहिए, स्टेबल करियर होना चाहिए, अगर मैं पंचांग को साइड पे कर देती हूँ। लेकिन मैंने पंचांग इसलिए सिखाया ना कि एक एलिमेंट पंचांग का हमको जोड़ना चाहिए, बिना पंचांग की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक एलिमेंट अगर मैं बालक, तो मेरे दिमाग में एक डाउट है कि करियर स्टेबल हो भी सकता है और करियर स्टेबल नहीं भी हो सकता, क्योंकि करण बालव यहाँ पर मुझे जब करण से, तो जो जो मेरे को सब स्टोरी करियर की बताए जा रहे थे, फीमेल का चार्ट है तो मुझे समझ आ रहा था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि दशम का स्वामी उच्च का होके ये इतना खराब करियर क्यों है। जब ऐसी आपके सामने सिचुएशन आ जाए तब आपको D9 और D10 देखना चाहिए, ठीक है, जब आपको समझ नहीं आ रहा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चक्रास है, यहाँ पर हमारे D9, ये देखिए यहाँ पे D9 लिखा हुआ है, जिन्होंने कभी नहीं देखा हो। D9 नवमांशा चार्ट, D10 मतलब दशमांश कर्म का चार्ट, और नवमांशा मतलब जिससे हम सब कुछ देखते हैं ना, ठीक है, पदा से जो बनता है। तो यहाँ पर मंगल कहाँ बैठा है? नीच ग्रह में, नीच होके बरा है, नीच होके गया। तब अब थोड़ी सी सिचुएशन समझ आती है कि लगन में तो उच्च का था, यहाँ नीच का है, करियर का स्वामी, और दशम में केतु बैठा है, ठीक है। दशम लगन में मंगल बैठा है नीच का होके, दशम में केतु बैठा है। केतु ब्रेक देता है करियर में, जिसके भी दशम में केतु ब्रेक दे दे कि चलेगा करियर। और D10 जो करियर का चार्ट है उसमें भी मार्स लगन में बैठा है, और लेकिन उसमें सैटर्न बैठा है D10 के अंदर, तो वो भी ब्रेक स्लो, करियर स्लो देता है। यस, इनका दूसरा क्या तरीका होता है, या तो आप केतु वाला करियर कर लीजिए या आप सैटर्न वाला करियर कर लीजिए। अब वो नहीं कर रहा है तो वो ब्रेक ला रहा है, ठीक है। तो कुंडली समझने के लिए हमें कब डिविजनल चार्ट पे जाना होता है, जब हमें D1 से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तब जाके डिविजनल चार्ट आप देखते हैं। जब तक अगर D1 से, जब एक करंस की एक इतने से करंस से अगर हम इतना समझ सकते हैं, तो फिर क्या हमें जरूरत है क्या इतना सब कुछ? इजी वे में भी तो चीज की जा सकती है ना। बोलते हैं कि डिविजनल चार्ट देखो, डिविजनल चार्ट देखो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पंचांग को D1 को देखती तो मुझे बात समझ आ जाती थी कि करण बालव है और बालव का स्वामी 12th हाउस में जा रहा है शनि के साथ, जो करियर दिखाता है, है ना,
जो लोग पंचांग को प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ते फिर नेचुरल बिजनेस चार्ट में जाना ही पड़ेगा ना, D1 में नहीं दिख रहा है आपको। तो कुंडली देखने का ये एक तरीका है। जब कोई आए आपके पास, क्या क्वेश्चन पूछता है? करियर पूछ रही थी, करियर बता रही थी अपना कि मेरा 75 की कुंडली है, 1975 की कुंडली है। करियर स्टेप बहुत किया है उन्होंने, अच्छा भी चला है। मतलब एक बार सडन ऊपर केतु है ना D9 के 10th हाउस में, एक बार ऊपर चला गया, फिर एकदम से नीचे आ गया, फिर मतलब ऐसे काफी करियर उन्होंने अपने जीवन में बदले हैं। खुद का भी किया, जॉब भी किया, टीचिंग भी किया, ट्यूशन भी पढ़ाया, पर अभी कुछ नहीं। तो इस तरह से कोई चार्ट आ जाए तो सीधा बिना पंचांग मिलाए या बिना, फिर D1 में नहीं समझ आ रहा है, आपने पंचांग नहीं देखना है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, फिर डीप में और भी चीजें देखनी। लेकिन पंचांग अपने आप में बहुत सारी चीजें क्लियर कर देता। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा का मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूं, आपको समझाती हूँ। मैम इस चार्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लो मैम। हाँ जी मधु जी पूछिए। इसमें आपने यूजुअली D9 देखा, उसमें केतु था 10th हाउस में, और D10 का देखा सैटर्न था 10th हाउस में। तो आपने बताया कि या तो ये नेटिव केतु का काम कर ले या तो सैटर्न का काम कर ले। तो हम यूजुअली देखते हैं ना कि मैम करण बालव है, तो चंद्रमा का काम नहीं बोलेंगे इनको? चल ब्रह्मा का, मैंने उनको बोला क्रिएटिविटी का कोई काम कर लो। ब्रह्मा कोलव के कौन बनते हैं? ब्रह्मा बनते हैं। हाँ जी। डीटी सॉरी बालव के ब्रह्मा बनते हैं। तो मैंने कहा उन्होंने पहले क्रिएटिविटी का किया था, उन्होंने ये उसारा का उनका वही था। ब्रह्मा ज्ञान के है, क्रिएटिविटी में उन्होंने बेकरी खोली, मून का फूड का, 3 से 4 बेकरी का काम बहुत अच्छा चला था। ओके। लेकिन फिर वो एकदम से उनको पता ही नहीं चला कि कैसे वो डाउन हो गया। हाँ जी। ओके। है ना, तब उनको मैं, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का कहीं से भी दशम के साथ वो स्ट्रॉन्ग योग नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा। थर्ड लेवल का बन रहा है। दशमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि स्वामी के साथ चंद्रमा बैठा है। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग दशम के साथ संबंध बन रहा होता तो आप बोलते कि उनका हाँ। काम करो, उसका काम करो, उसका काम करो। हाँ जी समझ गया। लेकिन यहाँ बन ही नहीं रहा है ना। हाँ बनता जी। तो मेरे पास क्यों आती करियर के लिए। करेक्ट मैम, करेक्ट। यूजुअली एस्ट्रोलॉजर 7th हाउस में मंगल देख लिया तो बोलते हैं कि मंगल का काम करो, या तो 10th हाउस में वेनस देखते हैं तो वेनस का काम कर लो बोलते हैं। विनस विनस का काम भी किया है उन्होंने। बेकरी हाँ किसकी है? खाना खाना मून और हाँ। चंद्रमा से, तो शुक्र और मून से तो देखा जाता हाँ जी। हाँ जी। है ना। वो मंगल वो हॉट गर्म चीज भी है वहाँ पे फैक्ट्री। किचन किचन का किचन। काम, वो काम जो वो दिया, हाँ। लेकिन दशम के साथ संबंध सॉरी जब तक ना हो। स्वामी का संबंध दशम से स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा। वही हाँ अप जी। डाउन चला, फिर बंद चला, फिर बंद चला, फिर बंद। तो एक अपन एक से प्रिडिक्शन नहीं दे, पर अपन सारे पॉइंट अगर इस तरफ जा रहे होते हैं तो फिर वो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन बन जाती हाँ जी है ना। समझ इसलिए गया। हम इनको करण का काम नहीं बता सकते कि करण इनका 10th 10वीं। हाउस में जा रहा है, व्यय के हाउस में जा रहा है, हाँ करेक्ट है मैम। और वो भी अष्टमेश कुंडली अष्टमी शनि, से। हाँ जी। तो वो लॉस देगा। लस्ते का मैम। अभी इनको इंटरेस्ट आ रहा है योगा टीचर बनने में, वो सही है। अच्छा केतु का आएगा, हाँ मैम वो केतु का। 3-4 साल से केता, उन्होंने मुझे नहीं बताया था, मैंने उनको बोला था कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन योगा कुछ इस फील्ड में गए हो कभी? तो बोले मेडिटेशन में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बट योगा कर रही हूँ। मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर्टिफाइड योगा का कोर्स करके मैं योगा टीचर बन जाऊँ। हाँ मैंने जी कहा मैम। फिर करो, अगर आपके मन में ये आ ही गया, हाँ जी। है ना। तो उनकी तो डिमांड इनके जब ये केतु के काम में सोच रहे हैं तो मैम दशा भी इनका कुछ केतु का आ रहा होगा? मरकरी की दशा स्टार्ट हुई है, तो खुद का काम होगा स्टार्ट। खुद का, हाँ। कुछ ना कुछ मरकरी बिजनेस का कारक है, हाँ जी तो खुद ना कुछ अपना स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। वो केतु की एज क्या है? आफ्टर 46। हाँ जी। हाँ तो ये हाँ उसी में रनिंग कर रही है। रनिंग चल रही है। तो केतु ने अपना इनको, और 3 साल से योगा सीख रही है, जब से वो केतु का जो एक टाइम होता है ना, हाँ तब जी से ही। तो पूरी कुंडली अपन खोल सकते हैं इजिली इस तरीके से, खुल गया मैम। हाँ जी। है ना।
मैंने नहीं पूछा था, मैंने उन्होंने नहीं बताया था योगा या ये मेडिटेशन, मैंने पूछा था चल के कि मेडिटेशन योगा या ऐसे में आपको आया है। हाँ, तब इसलिए हम लोगों को पहले पंचांग को पढ़ना है, ठीक है, कि करण सुनते ही समझ आ जाए कि ये कहाँ जा रहा है, इतना स्ट्रोंग अपने को रिजल्ट आ जाए। ओके, थैंक यू। सैटर्न से 10th हाउस भी तो देख सकते हैं करियर के लिए। सैटर्न से देखो वो बहुत सारे तरीके हैं, खाली सैटर्न से भी देख सकते हैं, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी का सूत्र है कि सैटर्न जहां बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, आप करियर वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। 12th हाउस में सैटर्न है, विदेश के लोगों से 3 नंबर है, सबकॉन्शियस माइंड तब तो वीनस आ जाएगा 10th हाउस में इधर, तो वीनस से भी सैटर्न से देख देखे सकते तो। हैं। एक मिनट करिए, मैं बताऊंगी आगे और प्रेडिक्शन के लिए 3-4 सेशन। गौरव जी मैंने प्रैक्टिस के ही रखे हैं, मेरे पास जितने चार्ट है, आप लोगों के पास जितने चार्ट है ना, मेन अपने पास क्वेश्चन क्या आते हैं, शादी, करियर, पैसा, हेल्थ, यही आते हैं। प्रॉपर्टी का नीरू जी से क्लियर हो गया कि घर कब मिलेगा, प्रॉपर्टी कब बिकेगी, घर कब चेंज होगा, थर्ड हाउस एक्टिवेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी मिलेगा, या तीसरे से चौथे से 8वां एक्टिवेशन में आना चाहिए। ये दूसरे पॉइंट है। पहला पॉइंट ये थर्ड हाउस एक्टिवेशन में आना चाहिए आपका घर छूटने के लिए या प्रॉपर्टी बिकने के लिए या दुकानें बिकने के लिए, क्योंकि मैंने ये प्रेडिक्शन किया हुआ है टू दी डेट, इसलिए बता रही हूँ। किसी की शॉप नहीं बिक रही थी, मैंने टू दी डेट 10 दिन का एक टाइम पीरियड बताया था कि इस टाइम पीरियड में बिकेंगी, 15 अगस्त से लेके शायद ये टाइम था मेरा, और उसी टाइम पीरियड में उनकी बिकी थी। क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा था, जुपिटर प्रत्यंतर में इतने दिन के लिए आ रहा था, ठीक है। तो शनि से विजय जी आपने पूछा, हाँ, एक बार जब अपना बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो हम बहुत सारे सूत्र लगा सकते हैं। जहां शनि बैठा है वहां से भी करियर देख सकते हैं, आप अपनी बना सकते हो। शनि से दशम भी देख सकते हैं, दशम से दशम भी देख सकते हैं, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं है फिर अपन कितने ही फील्ड में जा सकते है ना। लेकिन बेसिक यही है कि दशम का स्वामी करियर, करण का स्वामी को की सिचुएशन देख के एक मोटा मोटा आइडिया दिमाग के अंदर आ जाता कि कैसा जाए, ठीक है। उसके बाद विंशोत्तरी दशा है। क्वेश्चन तो देखो लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई इन क्वेश्चन से ना ऐसा भी होता है कि हर क्वेश्चन का जवाब हम गौरव जी नहीं आ पाता अपने को, या मन भी नहीं करता। कई बार लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मन भी नहीं करता कई बार रिप्लाई करने का, मतलब एस्ट्रोलॉजी को क्या समझा हुआ है ना। तो मैं तो कई बार देती भी नहीं हूँ, और हाँ मैक्सिमम टाइम ट्राई करती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के भी जवाब, ठीक है। तो वो हम करेंगे आगे समय के साथ। मैंने प्रैक्टिस सेशन 3-4 लास्ट में इन्हीं के रखे हैं। तो विंशोत्तरी दशा की मैं स्टार्ट करती हूँ। एक सेकंड में, मेरे ओपन नहीं है एक। नेटवर्क का इशू भी लग रहा है। नहीं, वो मैं ओपन करना भूल गई, स्टार्ट कर रही हूँ जस्ट। विंशोत्तरी दशा मेजर टाइम, एक मेजर टाइम पीरियड प्लेनेट का ही है, और हर प्लेनेट का ड्यूरेशन दिखाता है उसके बीच में, महादशा, अंतरदशा, और बाद में सब में इसका अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन होता है, मैं दिखाऊंगी। विंशोत्तरी दशा का ये हमने पहले देखा ही था कि जो हमारा जन्म नक्षत्र है, मतलब चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वो हमारी वहां से महादशा हमारी शुरू हो, रनिंग महादशा वो, और इतना इतना टाइम पीरियड इन ग्रहों का है। केतु का 7 साल, विनस का 20 साल, सूर्य का 6, चंद्रमा का 10, मंगल का 7, राहु का 18,
जुपिटर का 16, सैटर्न का 19 और मरकरी का 17। 120 साल ये टोटल 9 ग्रहों को दिए गए, एक जनरल सबको, ठीक है। उसके बाद ये आता है जन्म नक्षत्र तारा नियम, इसको बोला जाता है। अब मैं इसको पहले समझा देती हूँ, इसके साथ साथ में मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ। इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? मैम आपके एंड से हो रहा है। हाँ जी start। मैम। हाँ मैम। लगा के रिकॉर्डिंग में बंद नहीं करती। हाँ, ये जन्म नक्षत्र, ये देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र जो है वो आपका पहला नक्षत्र है ना। उसके बाद वैसे ही जो 9 की काउंटिंग है, दूसरा बोलता है संपत, तीसरा विपत, चौथा शेम, पांचवा प्रत्यारी, छठा साधक, निधान, इनका मतलब बताऊंगी मैं भी, मित्र और अति मित्र, ठीक है। तो 9 का जब खत्म हो जाएगा, जो हमारा 10वां नक्षत्र होगा वो भी उसी ग्रह का होगा, क्योंकि 9 एक सीक्वेंस है सभी ग्रहों का, 10वां नक्षत्र भी उसी ग्रह का होगा, सीधी सी बात है। तो 10वां 19वां हमारा जो जन्म नक्षत्र होता है वो जन्म नक्षत्र होता है, दूसरा 11वां और 20वां, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, ठीक है। जो अगला पार्ट है इसका, एक सेकंड, जो इसका अगला पार्ट है वो है कि मान लीजिए किसी का मृगशिरा नक्षत्र पहला नक्षत्र, यहाँ पे किसी का भी हो सकता है, अश्विनी मैंने जानबूझ के नहीं लिया कि बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। मृगशिरा नक्षत्र किसी का है तो मृगशिरा से ही पहला काउंट होगा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त पे आके, मतलब चंद्रमा का नक्षत्र उनका 9वां नक्षत्र हो जाएगा, 9वां, 18वां और 27 जो चंद्रमा का नक्षत्र, ठीक है। और जो संपत है वो राहु के नक्षत्र होंगे, जो विपत है वो गुरु के नक्षत्र होंगे, जो शेम है वो शनि के नक्षत्र होंगे, जो प्रत्यारी है वो बुध के, ये मतलब सेम जो एक तरीका है उनको लिखने का, ये आपको सबको समझ आ गया होगा ये कैसे बनी है। किसी को नहीं समझ आया मैं दोबारा समझा देती हूँ कि ये टेबल कैसे बनी है। जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, अगर आपको उनके नाम याद है, नहीं भी याद है, लिस्ट आपने संभाल के रखी हुई है, तो उससे हमारे ये बनी है। तो अभी तक जितने भी क्लास में उनको ये समझ आ गया कि ये टेबल कैसे बनाई है मैंने, हाँ ठीक मैडम। है ना। जो जन्म नक्षत्र होता है जिसमें जो दशाएं अच्छी नहीं कही गई है, तीसरा नंबर, 5वां नंबर और 7वां, इस सीक्वेंस में जो दशा अच्छी नहीं बताई जाती है, थर्ड नंबर विपत, प्रत्यारी, 3 जो दशाएं हैं वो अच्छी नहीं बोली गई, मैं बताऊंगी उनके विद एग्जांपल समझाऊंगी, एक बार देखिए। विपत, प्रत्यारी और निधान, 3 दशाएं अच्छी नहीं बोली जाती किसी के जीवन में भी, ये महादशाओं का सूत्र है, अभी सिर्फ महादशा बता रही हूं मैं, ठीक है, कि महादशा को कैसे देखना है। तो ये जो 3 दशाएं हैं इनको किसी के जीवन में भी अच्छी नहीं बताई जाती, अब हम कुंडलियों पे भी लगाएंगे इनको विद एग्जांपल चार्ट। उसके बाद संपत, जन्म नक्षत्र हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दिखाती है, जन्म नक्षत्र को कर्म नक्षत्र भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि 10वां नक्षत्र भी वही बनता है, उसी ग्रह का बनता है, लेकिन नाम दूसरा आ जाता है, लेकिन बनता है ना 10वां नक्षत्र। यहाँ पे आप देख सकते हो जन्म नक्षत्र 10वां जो आएगा, किसी का मृगशिरा है तो उसका चित्रा कर्म नक्षत्र, ठीक है। तो वे संपत हमारी वेल्थ, एंजॉयमेंट, प्रोस्पेरिटी, गुड फॉर्च्यून, सब कुछ अच्छा अच्छा बता रखा है। विपत के लिए वही डेंजर, गरीबी और सब क्राइसिस वगैरह। शेम, मैंने चौथा नक्षत्र आप लोगों को बोला था कि अपने जन्म नक्षत्र से या लगन नक्षत्र से चौथे नक्षत्र का हम कोई सामान अपने ओरा के पास में रख सकते हैं तो प्रोस्पेरिटी आती है, ये मैंने काफी बार आपको बताया है। तो ये चौथा नक्षत्र प्रोस्पेरिटी का है, प्रत्यारी ऑब्स्टेकल देती है, साधक अचीवमेंट देती है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अभी आप लोगों के सामने मैं एग्जाम्पल चार्ट में आपसे पूछूंगी, ले लीजिए अगर ले सकते। वध तारा डेथ को, डेंजर को और मिसफॉर्च्यून को दिखाता है। मित्र तारा, और कई बार तो कई लोग
जो आपका 27वां नक्षत्र है, क्योंकि अति मित्र क्या बनता है आपका 27वां नक्षत्र, या आपका 9वां नक्षत्र या आपका 27वां नक्षत्र। 9वां हमें याद नहीं रहता, तो जस्ट बर्थ से पीछे वाला नक्षत्र अगर हम याद रख कर ले, जैसे वृक्षरा वालों के लिए रोहिणी बनता है 27वां, पीछे है ना, जस्ट पीछे। इसमें अभिजीत को काउंट नहीं किया गया, जस्ट पीछे रोहिणी है, तो रोहिणी का कोई सामान आप अपने पास रख सकते हो। लोग बोलते हैं 27वें नक्षत्र का कोई चीज अपने पास रखने के लिए, क्योंकि वो अच्छा दिन। ठीक है, तो इतना सा जो टेबल में लिखा हो तो सबको समझ आया। फिर एग्जाम्पल चार्ट पे जाऊं मैं। कहते हैं हमें कुंडलियों में देखना है। मतलब 27 में वो जो पिछला, जो अभी हाँ करंट हाँ में है उससे पिछला, हाँ, जैसे इसको वृश्चिक जन्म से ले या लगन से ले? उसको जन्म से भी ले सकते हो, लगन से भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको 27वें का फल लेना है तो जन्म चंद्रमा वाले तारे से ज्यादा बेनिफिट, जस्ट आपके पीछे वाला। आपका कौन सा है? मेरा कृतिका नक्षत्र है। आपका कृतिका नक्षत्र है ना, जस्ट पीछे वाला भरणी में, हाँ है ना। तो ये सब चीजें मैडम, हैं। एक्सक्यूज में एक चीज और थी। मैं चौथा तो बोल रहे हो आप, वो नेक्स्ट फोर्थ या बीच में 3, उसको नहीं एक नहीं, काउंट करें क्या, जिससे हम चल रहे हैं? कैसे कैसे दोबारा जैसे बताएंगे? कृतिका नक्षत्र है मतलब मेरा, तो कृतिका के आगे मैं चलूंगा, जैसे अश्विनी, भृणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। हाँ, तो चौथा कौन सा काउंट करूं मैं? पुनर्वसु, पुनर्वसु। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु। कृतिका को काउंट करना। अच्छा हाँ, उसको काउंट करना है ना प्यार में। हाँ, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और पुनर्वसु। जो भी अगर 27वां भी काउंट कर रहे हैं, अगर 10th भी काउंट कर रहे हैं, तो उसको लेना है अपने वाले। जैसे हम भाव को दृष्टियों के लिए भाव को देखते हैं ना, किस भाव से दृष्टि जा रही है ना काउंट करने के लिए, वैसे ही इनमें भी उसको लेना है, कृतिका को लेना। मैं आपको एक शेयर करती हूँ। ये देखिए, तो अब हमारी अगर किसी की बर्थ की जो चार्ट है, वो पहली दशा राहु की सीधा सीधा महादशा हमको दिख जाती है। जब हम दशा यहाँ पे आते हैं, दशा है ना, तो ये महादशा सारी आ गई 9 की 9। तो पहली जन्म नक्षत्र है, बर्थ बचपन में ही निकल गई। दूसरी संपत्ति, तीसरी अच्छी नहीं जानी चाहिए, सैटर्न। मैं बताऊंगी सारी चीजें, हर किसी पे एज इट इज रूल अप्लाई क्यों नहीं होता और कैसे होता है और कहाँ होता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद संपत्ति, उसके बाद मरकरी, चौथी प्रोस्पेरिटी की, पांचवी केतु की प्रतिहारी, फिर वीनस वाली, फिर सातवीं साधक, और फिर मित्र और अति मित्र। ये 9 की 9 यहाँ पर आएगी। हम सबके, आपके भी चार्ट में आएगी, आप कोई भी चार्ट देखोगे सबके आएंगी। कैसे हमें चार्ट में देखना, ठीक है। अब एज इट इज तो सब पे ये लगेगी, इतनी इजी होती तो एज इट इज तो सब पे लग जाती ना, कि तीसरी दशा सबकी खराब है, चौथी दशा सबकी अच्छी है, पांचवी दशा फिर खराब है ना, ऐसी तो एज इट इज लग जाती। लेकिन अगर मेरी चार्ट आपको नहीं याद हो, यहाँ पे नाम तो अभी दिख रहा है, उस पर अब हम डिटेल में जाते हैं। ये चार्ट है अमिताभ बच्चन जी का। और तीसरी दशा, आप तो कहोगे कि मैडम तीसरी दशा सैटर्न इनका उच्च केंद्र में बैठा है, लेकिन तीसरी दशा तो मैडम अच्छी नहीं जानी चाहिए थी। और अमिताभ बच्चन का जो हाई टाइम था वो इस तीसरी दशा के बीच में ही था, 1971 से लेके 1990 तक। हाँ, तो आपने ये तो फिर सूत्र फेल हो गया। नहीं, इसको हमें कैसे पढ़ना है, अब ये तरीका मैं बताने जा रही हूँ। वो तो खाली एक सूत्र था। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी ग्रह की तीसरी दशा है, अगर वो उच्च का बैठा है, केंद्र में बैठा है, मित्र में बैठा है, अच्छा बैठा है, तो वो अपना स्टार्टिंग अच्छा देगा। लेकिन वो प्रतिहारी दशा है तो एंड आते आते अपना असर देके जाएगी। हाँ या ना? ये ऐसे काम करती है दशाएं। कैसे काम करती? 3 से 4 मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी कि अगर तीसरी की दशा है, ये तो कंफर्म है कि वो दुख दे के जाएगी, पर वो दुख देगी कब?
दिक्कत दे के जाएगी, क्राइसिस दे के जाएगी, गरीबी दे के जाएगी, स्ट्रगल दे के जाएगी, पर वो देगी कब? वो ऐसे नहीं दिखता है। लेकिन हम जब कोई नॉन चार्ट में देखते हैं ना, तो 1971 से लेके 1999 तक, 90 तक, 90 तक शनि उच्च का बैठा, सॉरी केंद्र में अच्छा है, लग्नेश होके बैठा है, जिसमें किसी तरह की दृष्टि नहीं है, तो स्टार्टिंग उसने अच्छी दी। पर आपको पता कि 90 आते आते वो क्या चला गया था? क्या प्रत्याहारी का असर दिया? चौथी दशा उनकी मरकरी की बनती है, जो चौथी प्रोस्पेरिटी की बोली गई है। चौथी दशा प्रोस्पेरिटी की बोली गई है 1990 से लेके 2007 तक, 17 साल। ठीक है, महादशा इंक्लूड कर, छोटी अभी कोई दशा ले ही नहीं रही। मरकरी बैठा है अष्टम में, इसमें अभी सारे सूत्र लग जाएंगे। मरकरी बैठा है अष्टम में, ठीक है। अष्टम का काम क्या है मुझे बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, अष्टम का काम क्या है, जीवन में क्या देता है? sudden changes, ma'am. obstacle and changes. चेंज देता है, सडन चेंज देता है, और ट्रांसफॉर्मेशन देता है, सडन ब्रेक देता है, कुछ भी ये देगा। तो कोई ग्रह जहां बैठा है और जिस भाव में बैठा है, वो अपने काम तो करेगा ना, चाहे वो दशा कोई भी हो। प्रोस्पेरिटी की दशा है, लेकिन मरकरी 8वें घर में स्वयं राशि का 6 नंबर का बैठा है। ठीक है, तो 1990 से लेके 2000 तक तो वो दिक्कत दी, अष्टम का फल दिया, अष्टम का फल दिया, सडन चेंज दिया, गरीबी दी का। लेकिन 2000 से 2007 तक दशा क्या थी? प्रोस्पेरिटी की साधक दशा थी, और विपरीत राजयोग बनाता हुआ ग्रह था। मैंने क्या बोला? विपरीत राजयोग बनाता हुआ ग्रह था। तो वो अपना फल, मतलब कहने का मतलब है कि ग्रह की सिचुएशन कैसी बैठी है, लेकिन दशा अंत आते आते अपना असर जरूर देके जाती है, जो तारा बल के हिसाब से सभी क्लासिकल बुक्स में लिखा हुआ है। तो साधक का मतलब क्या? सभी तरह की प्रोस्पेरिटी, सभी तरह की खुशियां। चौथी दशा थी। मरकरी कहाँ बैठे हैं? मरकरी अष्टम में बैठे हैं। तो पहले उन्होंने अष्टम के असर दिए, और फिर उन्होंने बाद में जो साधक दशा है उसके असर दिए। ये सूत्र गलत नहीं है, पर हमें लगाने का तरीका नहीं पता। सीधा हम तो किसी, मान लीजिए मेरी दशा चल रही है, आपकी कोई दशा चल रही है, आपने सिर्फ अभी जो करंटली चल रही है उसको देखा, अरे मेरी तो ये ऐसे है, ये सूत्र नहीं लग रहा। पूरा 17 साल का, पूरा 19 साल का, पूरा 16 साल का फेस देखा क्या किसी कि वो कैसी जाएगी? महादशा का ये सूत्र है। उसके बाद हम अंतर प्रत्यंतर भी करेंगे, लेकिन ये महादशा का एक सिंपल सा सूत्र है। पिछली क्लास में मैंने केमद्रुम की एक कुंडली दिखाई थी, कन्या लगन। सबको याद होगी, सबको बनवाई थी, मैं भी दोबारा भी दिखा दूंगी। कन्या लगन की कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग केमद्रुम योग की कुंडली दिखाई थी मैंने। चंद्रमा से आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, ये मैंने आपको कुंडली दिखाई थी। ठीक है, उनकी जब मैंने कहा था कि इतना खराब चंद्रमा है, उसके बाद चंद्रमा की दशा आ गई, चंद्रमा की ही दशा आ गई। चंद्रमा की दशा तीसरी दशा थी उनके जीवन में, महादशा। एक तो चंद्रमा इतना खराब पड़ा, ठीक है, और फिर उसी चंद्रमा की तीसरी दशा आ गई। तो ये वो चार्ट मैंने अगर खोल रखा है, मैं 1 सेकंड खोल के देती हूँ आपको चार्ट को। मैम अमिताभ बच्चन की कुंडली में यहाँ पे जो शनि है, क्या उसकी सिचुएशन क्या है वहाँ पे? तो आपने अभी बताया यहाँ पे प्रतिहारी की है या शनि केंद्र में 2 नंबर राशि में बैठा है। राशि में, मतलब ये संपत्ति है? नहीं, शनि की नहीं, अपने को ये देखना है, उनका बर्थ नक्षत्र था राहु, स्वाति नक्षत्र के। ठीक है, स्वाति से दूसरी दशा क्या बनती है? स्वाति के बाद राहु के बाद आती है गुरु की, गुरु के बाद आती है शनि की। शनि की दशा तीसरी दशा है। तीसरी दशा क्या बताई मैंने? दिक्कत की दशा, विपद।
है ना, विपत विपत बताइए। विपत तो विपत दशा, तीसरी दशा दिक्कत की दशा 1971 से लेकर 1990 तक चली। तो वो केंद्र में बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपना अच्छा फल दिया, पर खत्म होते होते विपत का फल दिया। जी मैम। ये चौथी दशा शनि के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? बुध का नक्षत्र आता है। बुध की दशा बनती है चौथी, ऑल प्रोस्पेरिटी की दशा, सब कुछ देने वाली, है ना। तो उसमें आप देखेंगे चौथी दशा के अंदर क्षेम दशा जैसे उसके अंदर आप देखोगे वो अष्टम में बैठा है, तो स्टार्टिंग में तो अष्टम नहीं दे सकता ना, वो दिक्कत देगा ना। तो दिक्कत के बाद उसने अपना असर दिया 1990 से लेकर 2007 तक, 17 साल की महादशा थी। तो ये एक सिंपल सा जो मैं पॉइंट समझाना चाह रही हूँ, सबको समझ आ रहा है कि तीसरी दशा, पांचवी दशा, सातवीं दशा दिक्कत देती है, रोग देती है। पांचवी दशा रोग भी दे सकती है, मृत्यु भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है। ठीक है, तीसरी, पांचवी, सातवीं दशा एक्सीडेंट्स दे सकती है, कुछ भी। ये जो महादशा का सूत्र है। अब मैं एक और चार्ट दिखाती हूँ। मैम एक क्वेश्चन मैडम था, अगर पांचवी दशा लग्नेश का हो तो भी दिक्कत देगी? हाँ जी, अगर लग्नेश Okay. अच्छा नहीं बैठा कुंडली के अंदर, अगर अच्छा नहीं बैठा, अमिताभ बच्चन की चार्ट में शनि लग्नेश ही है ना, तो लग्नेश की तीसरी दशा बनी उनकी, लग्नेश केंद्र में बैठा, तो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं दिया, लेकिन एंड होते होते उन्होंने वो क्राइसिस दे दिया ना। तो कितना क्राइसिस दे देंगे, चाहे वो लग्नेश हो चाहे ना हो। ठीक है? Thank you. हाँ, उसके बाद ये नेक्स्ट चार्ट है, ये रहा। ये चार्ट मैंने पिछली बार सबको कहा था कि जरूर देखिएगा। ये चार्ट केंद्र योग और बहुत स्ट्रॉन्ग दरिद्र योग बनाता है। दरिद्र योग केंद्र से, चंद्रमा से और केंद्र से, लगन के केंद्र से कोई ग्रह ना हो, और केंद्र में आगे पीछे कोई ग्रह ना हो। यहाँ बोलोगे केतु, और कई बार चार्ट में केतु भी केंद्र योग को सपोर्ट नहीं करता। पहली दशा देख लीजिए, पूर्वाषाढ़ा का जन्म है, तो पहली दशा वीनस की, दूसरी शुक्र की, और तीसरी चंद्रमा। चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, केंद्र में दरिद्र योग बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं दिया। स्टार्टिंग में दिक्कत तो यहाँ पर आया है 2020, 2021 और 2023। दिक्कत तो इन दशाओं में आया जब हमने बीसीपी से कैलकुलेट किया था। बीसीपी से 2018, 19, 20, 21 और 22। 18 में अष्टम एक्टिवेशन में था, 19 में 9th हाउस, 20 में 10th हाउस, 21 में 11th हाउस, और 22 में तब ये दिक्कतें आई, क्योंकि अष्टम एक्टिवेशन होने से काम सारे होने लग गए। तो ये 2020, 2021 और 2000 बहुत खराब थे। एंडिंग विपत की थी। विपत का चंद्रमा केंद्र में और दरिद्र योग में बैठा है। तो दशा ने क्या करवाया, मैंने पिछली क्लास में बहुत एक्सप्लेन में कुंडली आपको बताई कि हमको जज कैसे करना है। कि कई बार किसी को दिक्कत कम दे सकती है, कई बार किसी को दिक्कत ज्यादा सकती। कुछ कुंडलियां मेरे पास ऐसी हैं कि जब विपत की थर्ड की दशा थी ना, तो एंडिंग में बीमारी दे गई, जैसे खत्म होने वाली थी ना, तो लाइलाज बीमारी दे गई कि जब फोर्थ स्टार्ट होने से पहले उनकी डेथ, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ फोर्थ उनकी डेथ। मतलब विपत इतना खराब दशा दे गया कि जैसे ही चौथी स्टार्ट प्रोस्पेरिटी, तो थोड़ा रुक के आएगी ना, थोड़ा टाइम बाद आएगी, उससे पहले उनका डेथ हो। 3 से 4 ऐसे भी है। तो तीसरी दशा, पांचवी दशा और सातवीं दशा अपने एंड में आपको दिक्कत देती। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि शनि स्टार्टिंग में दशा में असर देते हैं, बुध, ये है, ये भी एक सूत्र है, लेकिन वो सूत्र बाद में लगता है, ग्रह की सिचुएशन कैसी वो पहले आपको बता देती। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो एक सूत्र लग गया। अब ग्रह फल, जैसे मैं एक चार्ट और दिखा देती हूँ आप लोगों को, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बड़ी महादशा आप लोग कितना हद तक उसको समझ सकते हैं। मैम इस पे कारक अकारक भी यूज करेंगे कि किसी नेटिव? वही आगे हम कारक अकारक और सब चीजें यूज करेंगे।
पर एक मोटा मोटा आइडिया, जैसे बीसीपी में अपने को 1 साल का आइडिया हो गया ना कि 1 साल में क्या होने वाला है, तो मोटी मोटी महादशा अपने को एक आइडिया दे देती है। ठीक है, वो अपने को वो आइडिया दे। महादशा के अंदर मैं अंतर पे भी आऊंगी, मैं प्रत्यंतर पे भी आऊंगी। 2 मिनट अपने महादशा की एक बार कर ले। ये वो चार्ट है जो मैंने पिछली से पिछली क्लास के अंदर, जिसके अंदर सारे ग्रह उच्च नीच के, और वो मैंने चार्ट बताया था, बालवकरण है, सबको बनवाया था ये चार्ट मैंने, लियो लगन का। चंद्रमा भी नीच के, गुरु भी नीच के, डिग्रियों पे मत जाइएगा अभी एक बार, ठीक है। पहले बेसिक प्रेडिक्शन निकालना सीखिए, फिर सब पे जाइए। चाहे आप कुछ भी अपना काम करिए, डिग्रियों पर करिए, विपरीत राज्यों, नीच पर राज्यों भी यूज करिए, पर पहले बेसिक प्रेडिक्शन तो निकालिए, ठीक है। ये चार्ट मैंने बनवाया था। करियर नहीं है, शादी की दिक्कत है, पैसे का दिक्कत है, सब कुछ, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, बालक, पहली चीज हमें ये दिख रही है कि बालवकरण है, बालवकरण है, तो पहला दिमाग में क्लियर आओ, वही करण का स्वामी नीच का होके बैठा है स्कॉर्पियो में शनि के साथ, तो हमें पहली चीज समझ आ जाती है कि दिक्कत है करियर में, ठीक है। उसके बाद हमने सब किया था डिस्कस। उसके बाद यहाँ पे दशा पे आते हैं, दशा का हमारा क्लास चल रहा है। इसकी मून की दशा स्टार्ट हुई है। मून की दशा कौन सी है, काउंट कर लीजिए कौन सी दशा है। फर्स्ट 5वीं। पांचवी से। 5वीं दशा कैसी जाएगी, दिक्कत दिक्कत जाएगी। जो मून पहले से ही खराब बैठा है, वो दिक्कत स्टार्ट हो चुकी है। मून की स्टार्टिंग लास्ट ईयर अप्रैल, वो मेरे पास आ चुकी कुंडली आई इसी बीच में है मेरे। अगर मून यहाँ कुछ अच्छा बैठा होता, जैसे पिछली कुंडली में भले ही केमद्रुम योग में था, पर जुपिटर की सजिटेरियस में था, तो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं दिया। यहाँ तो बैठा ही नीच का शनि के साथ है, हमें जज करना है ना उस चीज को। स्टार्टिंग में ही वो दिक्कत उनको दे दी। 5वीं दशा है ये 5वीं दशा है। बाकी दशा तो सब बचपन में निकल गई, ऐसा कुछ 1985 बॉर्न है, तो बाकी दशा तो सब कोई जीवन में बड़ा बाकी। लेकिन मून की दशा अब आई है, जब मेन करियर का टाइम चलता है, 40 इयर्स के हो जाएंगे, तो अब समझ आया कि महादशा को हम कितना स्ट्रॉन्गली इस सूत्र से जज कर सकते हैं। सबको ये समझ आ गया, क्या देगी क्या नहीं देगी वो तो अंतर प्रत्यंतर देगी, ठीक है। लेकिन मेल चार्ट था। हाँ जी, वो ये मेल जो चार्ट, हाँ जी मेल चार्ट। तो महादशा अंतरदशा हमें क्या देंगी वो अभी देखेंगे। लेकिन बीसीपी लगाई, सबसे पहले चार्ट लिया, सब कुछ देखा, पंचांग देखा, लगन देखा, चंद्र राशि देखी, सब स्थिति देखी, बीसीपी लगाया, कौन सा हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है। उसके बाद ये लगाया कि अभी कौन सी महादशा चल रही है और उस ग्रह की स्थिति क्या है कुंडली के अंदर। अगली चीज ये करनी है हमें कुंडली देखने के बाद, ठीक है। उसके बाद जब हमें ये देखना हो कि अंतरदशा क्या फल देगी, क्या देगी। महादशा तो पता लग गई, एक जैसी तो 17 साल तक रहेगी नहीं, ठीक है। वो महादशा इस सूत्र के हिसाब से फल देगी, ये कंफर्म है। बस हमने को ये देखना है कि उस ग्रह की स्थिति कैसी है, तो शुरू में देगी या एंड में देगी। बढ़िया स्थिति है और बढ़िया दशा है तो देती रहेगी, स्थिति बढ़िया नहीं है, दशा बढ़िया है तो बाद में देगी, ऐसे वो अपना चेंज हो जाएगा। अब आता है अंतर। अंतर का मतलब है तो जो 17-18 साल की जो दशा है, उसमें जो 2-3 साल की जो दशा आती है वो होती है अंतरदशा। इसको पहले आप चार्ट में समझिए कि अंतर होता क्या। अभी इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, सेम वही चार्ट है। मैं इसको क्लिक करूंगी, क्लिक करते ही मेरे पास ये अंतर आ जाएगा चंद्रमा के अंदर, जितने जितने टाइम पीरियड का आएगा, ठीक है। तो मून की महादशा में 2000 अप्रैल 2023 को मून शुरू हुआ, मून में मून का अंतर रहेगा। तो जब 5वें के अंदर 5वें का ही अंतर है और वो 5वें का स्वामी मून इतना खराब बैठा है
तो ये वाला जो 8 महीना है, आप सोच के बताओ कैसा गया हो। खराब ही जो होगा। ये जो 8वां महीना है वो कैसा गया? खराब होगा मैम। बहुत खराब। बहुत डिस्टर्ब। मून, अब हमें क्या देखना है कि इस 8 महीने में क्या फल मिलेंगे, यही तो करना है ना, यही तो हमें देखना है। ठीक है, इसको आप कैसे जज करोगे? मून कहाँ बैठा है, पहली चीज, और मून किसका कारक है? मून पहली चीज, मून पहले कोई भी ले लीजिए, मून कारक किसका है, मून कहाँ बैठा है, मून कहाँ का स्वामी। ठीक है, मून मन का कारक है, मानसिक सुख का कारक है, मानसिकता का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है। इस कुंडली के अंदर नीच का बन के चौथे घर में आ रहा है, तो माता के घर में बैठा है। मानसिक सुख वाहन सबका कारक बनता है। 12वें घर का स्वामी है, व्यय का, लोसिस का, इनका स्वामी हो के चौथे घर में आके बैठा है। यही बना, यही चीज बनती है। सिर्फ मून की दशा का जो ये पीरियड 8 महीने का जो पीरियड मैं जज करने जा रही हूँ, मून का। ठीक है, तो मून मानसिक दिक्कत देगा, माँ की हेल्थ को दिक्कत देगा। ठीक है, 12वें घर का स्वामी है, तो बेवजह के खर्चे करवाएगा, नीच का बैठा है। ठीक है, घर में अशांति देगा। 12वें का घर का स्वामी तो आइसोलेशन या डिप्रेशन भी दे सकता है। ठीक है, इतनी चीजें तो देने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए है ना, ये मून से मून की दशा क्या दे के जाएगी, क्योंकि 5वीं दशा बनती है, मून की स्थिति भी ये है। एज इट इज ये कुंडली, ये प्रेडिक्शन मेरी एज इट इज लगी थी उस कुंडलियों। मैंने यही बोला था, यही पूछा था उनसे। मैंने ये कुंडली देखी थी 2023 जून में, जब ये दशा शुरू हो चुकी। पूर्णतः मून लिक्विड कैश का कारक है, जो 12वें का स्वामी बनता है, तो खर्चे भी इतने बढ़ा दिए। ठीक है, तो ये दशा इनको जो मैंने बोला वही चीजें दे के गई है। ना घर में सुख है, ना पैसे से दिक्कत है, ना नींद आ रही है, खर्चे बेवजह के बढ़े हुए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, और मानसिकता बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। स्कॉर्पियो का जब चंद्रमा, मैंने क्या बोला था, स्कॉर्पियो वाले स्थिर, स्कॉर्पियो में अगर चंद्रमा हो, मानसिकता अगर किसी की देखनी हो, स्कॉर्पियो क्या है, स्थिर राशि। ठीक है, तो स्थिरता इतनी ज्यादा हो जाती है कि पुरानी बातें भूल ही नहीं पाते। चर होती तो बातें निकल जाती ना, तो पुरानी बातों को ही ले लेके, शनि और साथ में बैठ गया, तो पुरानी बातों को ले लेके झगड़े करना, पुरानी बातों को ले लेके मानसिकता अपनी डिस्टर्ब करना। एक सिंपल सा, जितना आपको पढ़ाया है उतना आप प्रेडिक्शन निकाल सकते हो इसमें से कि मून में मून की दशा क्या देगी। ठीक है, अब दूसरी दशा मून में मंगल की, वही सीक्वेंस चलता है जो सीक्वेंस बना हुआ है विंशोत्तरी। ठीक है, मून के बाद मंगल आता है, कहां से, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। हाँ, स्कॉर्पियो वाले कभी नहीं भूलते, मतलब उनको 20 साल पुरानी बात भी याद करवा दोगे ना, तो प्रॉपर तैयार है झगड़ा करने के लिए 20 साल पुरानी बात पे भी, और पूरे क्या बोलते, पूरी कैलकुलेशन के साथ में कि ये हुआ था, ये तुमने बोला था, उसने ये बोला था, उसने ये कहा था, और ये हुआ था। ये स्कॉर्पियो चंद्रमा, वृश्चिक चंद्रमा एज इट इज। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि मंगल, पहले हमने चंद्रमा से चंद्रमा देखी, पहली दशा देखी, सीक्वेंस वही चलेगा जो सीक्वेंस बना हुआ है, बस इसको चंद्रमा से हम शुरू कर देंगे। चंद्र के बाद किसकी दशा आती है, मंगल की आती है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे हमें चंद्रमा से सीक्वेंस शुरू करना है। चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, बुध, केतु, और शुक्र और सूर्य पे जाके इसकी शुक्र, सूर्य, क्योंकि मून से मून पे ये तरीका है। अब मुझे मंगल को प्रेडिक्शन देना है कि मंगल कैसी हो, नेचुरल है, मंगल ही आएगी तो मंगल ही हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मंगल कैसी हो।
उसके लिए पहले मंगल की स्थिति और उसको प्रिडिक्शन का तरीका क्या है वो देख। ये अभी इस चार्ट में प्रिडिक्शन हम दे सकते हैं, अभी हुआ नहीं है। नॉन चार्ट में जिनमें कोई दशाएं चलेगी अपन उसमें भी लगा लेंगे। अभी ये चार्ट एक बार लग रहा है। मंगल में, चंद्र में मंगल, ठीक है। हमें सबसे पहले जब भी महादशा और अंतरदशा को जब जज करना हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि दोनों की कुंडली में आपस में सिचुएशन क्या है। तीसरा तरीका भी एक बताऊंगी मैं, पर पहले चंद्रमा और मंगल क्या कुंडली में एक दूसरे से अच्छे बैठे हैं या नहीं, ठीक है। नहीं। महादशा नहीं। चंद्रमा की है तो मैं चंद्रमा से काउंट करूं, महादशा चंद्रमा की है तो चंद्र से मंगल की स्थिति देखो। चंद्र 6th हाउस में बैठा है। हाउस में बैठा है। 6th हाउस किसका है? रोग, ऋण, शत्रु। 6th हाउस किसका पर है? वन हाउस है, है ना। पर वन हाउस है, पर बैठा किसके साथ है? राहु के साथ। हाँ, राहु के साथ में बैठा है। तो चंद्रमा से अगर इसमें क्या करते हैं, जो महादशा लोड होता है ना, इसका एक तरीका और भी है, अगर आपको ऐसे जज करना नहीं आ पा रहा ना, एक सेकंड, इसका तरीका और है कि मंगल को लगन बना, सॉरी चंद्रमा, सॉरी जो महादशा है उसको लगन बना। चंद्र से बना रही हूं मैं, एक सेकंड। जो महादशा है उसको लगन बना। महादशा चंद्रमा की है, इसको बोलते हैं राशि तुल्य या राशि तुल्य दशा, ये जो भी नवमांश भी बोलते हैं वो अलग है, पर दशा लगन बोलते हैं। दशा लगन, दशा को लगन बना। तो ये अगर मैं यहाँ से दशा को लगन बना दूं तो जो अंतर है वो मंगल मेरा कहाँ गया? राहु के साथ मेरा मंगल एक नंबर में छठे भाव में गया। रोग, ऋण, शत्रु। क्या ये दशा इनको रोग, ऋण, शत्रु बढ़ाने वाली है या नहीं? बढ़ाएगा, फिर भी इट विल गिव स्ट्रेंथ टू फाइट। ये बढ़ाएगा, पर इसको समय समय पर मून खराब है, कंफर्म है, कर्जे भी बढ़ाएगा, शत्रु भी बढ़ाएगा, रोग भी बढ़ाएगा, लेकिन मार्स राहु 6th हाउस में है, लड़ने की हिम्मत भी दे। क्योंकि 6th हाउस में मैलिफिक विल बी, मतलब वर्क होती है थोड़ी दिन के बाद, इट विल वर्क एज अ ये बेनिफिक। कंफर्म है। मेरे पास लास्ट वीक इनकी वाइफ का फोन आ चुका है। हेल्थ भी कोई खास नहीं है और क्या बोलते हैं, भी कर्जा भी काफी बड़ा। तो ये समझ आया कि पहले बीसीपी लगाओ। 3rd हाउस एक्टिवेशन में है इनका, नहीं अब 4th आ गया, 13 मार्च 4th आ गया। एक सेकंड होल्ड करिएगा ना। एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं वापस। 1 घंटा हो गया ना।